गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम आप लोगों को शुरू करते हैं क्लास 10th का तीसरा चैप्टर। जरा आप लोग नाम जान लीजिए। सबसे पहले तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, ये आपका चैप्टर हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर के अंदर हम आज एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसका बेसिक क्लास को अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में जो पढ़ा रहे हैं अपने कोचिंग में, उसमें समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं, और उसमें जब हम शब्द समीकरण यानी शब्दों में जो लिखा प्रश्न है उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको समीकरण आता है सॉल्व करने के लिए। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को 4 मंथ से क्वेश्चन पढ़ाई बंद था। तो जब हम बैच स्टार्ट किए तो उसमें लगभग 4-5 न्यू स्टूडेंट हैं, तो वो सब समीकरण सॉल्व करने के लिए नहीं जानता है। तो इस लेकर हम सोचे कि उनके लिए समीकरण सॉल्व करने की विधि को बता दें कि किस विधि से हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं, समीकरण को सॉल्व करने की कितना विधि होता है। तो उनको शायद वो चैप्टर समझने में मददगार होगा। क्योंकि शब्द से हम समीकरण तो बना लेंगे, लेकिन फिर समीकरण को सॉल्व नहीं करेंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ इस बात को समझिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक क्लास हम आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। फिर कभी आप मौका मिलेगा तो बेसिक बना के अपलोड कर देंगे और प्लेलिस्ट भी तैयार कर देंगे। लेकिन आज जो हम शुरू करेंगे वो इस चैप्टर का एक टॉपिक शुरू करेंगे कि हम लोग समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। टॉपिक का नाम हो गया समीकरण को हल करने या समीकरण हल करने की विधि, या इसी को हम लोग नियम कहते हैं। समीकरण हल करने की विधि या नियम। तो जरा इन बातों को आप लोग समझिएगा कि समीकरण हल करने का 3 विधि होता है। समीकरण हल करने का 3 विधि। इसमें सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्लास 10th लेवल पर जो भी समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसको इन्हीं तीनों विधि से सॉल्व करेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन TION मेथड METHOD। और दूसरा जो विधि है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। क्या? विलोपन, या एक और नाम है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड। और तीसरा विधि जो है उसका नाम है वर्जगुणन विधि। वर्जगुणन विधि। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। CROSS क्रॉस MULTIPLICATION मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब आप लोगों को पता हो गया कि समीकरण को, किसी भी समीकरण को हम 3 विधि से सॉल्व करेंगे, या तो प्रतिस्थापन विधि से, या विलोपन विधि से, या वर्जगुणन विधि से। याद रखिएगा, विलोपन विधि का दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। एग्जाम में आपको अगर पूछ दे कि लुप्तीकरण विधि से इस समीकरण को हल करें तो आप समझिएगा कह रहे हैं विलोपन विधि। तो देखिए, ये जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस में बनता है, और ये विधि से बनाने के लिए हमको फार्मूला याद करना पड़ता है। तो आज हम क्या करेंगे, इनको और इनको छोड़ते हुए आज हम इस विधि को सीखेंगे कि विलोपन विधि से हम समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। ये दोनों विधि भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ऑफलाइन में हम समांतर श्रेणी स्टार्ट किए हैं, और उसमें कुछ स्टूडेंट हैं जो 4-5 स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट हैं।
तो उनको समीकरण सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, जिसके वजह से हम इन वीडियो को बना रहे हैं, आप लोगों को वीडियो के जरिए विलोपन विधि समझाने का कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कीजिए कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको समझाएंगे। तो जब हम इस चैप्टर को दो चर वाले रैखिक समीकरण को कंटिन्यू करेंगे, शुरू से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो आपको सब विधि हम सिखाएंगे। बस आप लोग हम क्या बोले, ये विधि आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि ताकि समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ, आगे हम समझने का कोशिश करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण, टॉपिक का नाम समीकरण हल करने की विधि, यानी समीकरण को कितने नियम से हल कर सकते हैं। तो समीकरण को 3 नियम से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा विलोपन विधि, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड, तीसरा बीजगणन विधि, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अब आप लोग हेडिंग बनाइएगा विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, क्योंकि आज हम उसी विधि को सीखेंगे। क्यों सीखेंगे ये बात हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में हमको कुछ समीकरण मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तभी मेरा आंसर आएगा, उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर मेरा नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आप लोगों को एक विधि से सिखा रहे हैं। जब चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग इसको बेहतर तरीका से सीख पाइएगा। तो चलिए आप लोग हेडिंग बनाइए, क्या विलोपन विधि, या इसका दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। सॉरी लाइन कट गया, चलिए देखते हैं इससे। अब ये इमरजेंसी लाइट है, इनसे कवर हो पाता है कि नहीं, और क्वालिटी थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए लुप्तीकरण विधि, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ELIMINATION, एलिमिनेशन मेथड, METHOD। तो सबसे पहले समझिए आप लोग कि एलिमिनेशन मेथड आपसे क्या कहता है, विलोपन विधि आपसे क्या कहता है। इसका दूसरा नाम है लुप्तीकरण विधि। तो इनको समझने के लिए आप लोग एक चीज समझिए, चर राशि क्या होता है। चर राशि, तो यहाँ देखिए चर राशि को हम बहुत शॉर्ट में आप लोग को डिफाइन करेंगे। वैसे इसका डिफिनेशन करेंगे तो ये पूरा डिटेल में होगा कि वह मान जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं, तो उसको हम लोग वैसे उसे हम चर राशि करते हैं। लेकिन आप लोग शॉर्ट में समझिए कि ABCD के किसी भी लेटर को हम लोग चर राशि करते हैं। जैसे हो गया XYZ, ABC, LMN, यानी कुछ भी आए ABCD का लेटर है तो उसको हम लोग कहेंगे चर राशि। दूसरा पॉइंट समझिए गुणांक। दूसरा पॉइंट क्या, गुणांक। तो गुणांक क्या होता है, तो इन्हीं चर राशि में जिस संख्या से गुणा किया रहेगा उसको हम लोग गुणांक कहते हैं। क्या बोले हैं, इन्हीं चर राशि में जिस संख्या से गुणा किया रहेगा उसको गुणांक कहेंगे। जैसे हम यहाँ कहें कि 3x, तो यहाँ x चर राशि हो गया और x में किससे गुणा किया है, 3 से, तो हम 3 को कहेंगे कि गुणांक है। 3 को कहेंगे गुणांक है। मान लीजिए यहाँ है 5y, तो y चर राशि हो गया, y में किससे गुणा है, 5 से, तो हम 5 को कहेंगे गुणांक। किसका, y का गुणांक। 3 को क्या कहेंगे, x का गुणांक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुणांक किसको कहते हैं। यदि आप लोगों को याद नहीं रहे तो इस बात को आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए कि चर राशि में जिस संख्या से गुणा किया रहता है उसे हम गुणांक कहते हैं। चर राशि में जिस संख्या से गुणा किया रहता है उसको हम लोग गुणांक कहते हैं। तो क्लियर। अब ये 2 पॉइंट अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इसमें आप लोग नोट बना के ऊपर लिख लीजिएगा, विलोपन विधि से या लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए क्या आपको तरीका अपनाना है। तो लिखिएगा कि किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करके और उसे कटा देना है। तो चर राशि चैप्टर का नाम है दो चर वाले, तो किसी भी प्रश्न को आप सोल्व करिएगा तो उसमें 2 चर आएगा और 2 समीकरण आएगा।
तो इसीलिए हम बोले हैं कि किसी भी एक चर राशि का, क्योंकि उसमें चर राशि 3 रहेगा 2 रहेगा, तो किसी एक चर राशि के गुणांक को आपको बराबर कर देना है और बराबर करके उसको जोड़ने या घटाने पर कटा देना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। तो चलिए अब हम बातों को समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम जैसे लिखे हैं x प्लस 2y बराबर 14 और दूसरा लिखे हैं x माइनस वाई बराबर 10। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो देखिए हम क्या बोले हैं, किसी भी एक चर राशि के गुणांक को बराबर कर देना है। तो चर राशि यहाँ क्या है, y और यहाँ है x, दो चर राशि है, यहाँ x और यहाँ y। तो किसी एक के गुणांक को बराबर करना है। तो यहाँ देखिए y का गुणांक 2 है और यहाँ y का गुणांक 1 है, तो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 छिपा है और यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसमें भी 1 छिपा, इसमें भी 1 छिपा, तो दोनों के गुणांक बराबर हो गया। तो यहाँ हमको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम सोचेंगे कि ऐसा क्या करें कि ये दोनों चीज कट जाए यानी लुप्त हो जाए। तो देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर चिन्ह समान हो तो उसको जोड़ते हैं, अगर चिन्ह असमान हो तो घटाते हैं। अगर इन दोनों को हम घटा दें तो x में से x घटेगा 0 हो जाएगा, सिंपल ही। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए यहाँ चाहिए माइनस, तो यहाँ चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो उसका नियम क्या है कि इसको घटा देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ साइड में लिख देंगे घटाने पर। और बीजगणित के घटा का नियम है कि नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इनको घटाएंगे तो कट जाएगा। आइए देखिए प्लस में और ये भी प्लस में, तो दोनों चिन्ह समान हो गया, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 1 3। यहाँ एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि चिन्ह बदलने के बाद पुराने वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे पहले माइनस था तब माइनस को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग नया चिन्ह को मानेंगे इसका चिन्ह प्लस है, याद रखिएगा। चिन्ह जब बदल दिए तो पुराने वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, जो नया चिन्ह बना है उसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जोड़ दिए 2 1 3 और y बराबर है तो बराबर। अब ये प्लस में और ये माइनस में है तो जुटेगा कि घटेगा। तो हम लोग जानते हैं जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं। तो 14 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, y बराबर 4 और यहाँ 3 से गुना है तो 3 से भाग कर देंगे। तो y का मान मेरा आ गया 4/3। अब इस मान को आप किसी एक समीकरण में रख दीजिए। यहाँ 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण किसी में भी 1 में या 2 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो अब देखिए एक को पहले लिखेंगे, क्या है, x प्लस 2y बराबर 14। तो यहाँ देखिए x है तो x लिख दिया, प्लस 2 है तो 2 लिख दिए, और गुना, ये दोनों सटा हुआ इसका मतलब गुना। तो y का मान क्या आया है, 4/3 है, तो यहाँ लिख दीजिए 4/3 यानी 4/3। फिर यहाँ बराबर है तो बराबर, अब क्या लिखेंगे, यहाँ 14 है तो यहाँ 14 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ x है, आई भिन्न को गुना हो गया तो सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8/3, अब बराबर में 14 है तो यहाँ लिख दीजिए 14, ठीक है। अब देखिए हमको x का मान निकालना है तो x रहेगा एक तरफ और बाकी सब जाएगा दूसरी तरफ। तो हम यहाँ लिख दिए x बराबर, यहाँ 14 है तो 14, आई प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 8/3, यहाँ नहीं कुछ तो भाई में 1। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। अब 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 14 में गुना करेंगे तो 14 3 42 42 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस। अब यहाँ 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 3 24 होगा, और सॉरी 3 से 3 में भाग दिए 1 होगा, 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8 होगा। चलिए फिर आगे देखेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या है, घटा, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, तो चिन्ह अलग हो गया तो घटेगा।
तो 42 में से 8 को घटाएंगे तो 12 में 60 गया 4, यहाँ बचा 3, तो ये हो गया 3, अब y 3। यही आपका हो गया x का मान। तो देखिए इस प्रश्न में दो चर राशि था, एक x और y, तो हम दोनों को मान यहाँ निकाल के बता दिए कि आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका कि अगर किसी प्रश्न में चर राशि का गुणांक पहले से ही बराबर है तो आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अब हम इसी समीकरण को थोड़ा सा चेंजिंग करके आप लोग को समझा रहे हैं कि अगर गुणांक बराबर नहीं हो तब हम क्या करेंगे। चलिए देखते हैं, बने रहिए आप लोग हमारे साथ, इस क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा कि जो हम समझाना चाह रहे हैं कि विलोपन विधि से हम समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत काम आएगा। चलिए अब हम उस कंडीशन को देखेंगे जब चर राशि का गुणांक बराबर नहीं दिया हो, क्योंकि कभी कभी अगर आप लक्की है तो आपको ये गुणांक बराबर मिल जाएगा और आपको बनाने में कम समय लगेगा। अब कुछ नहीं है, अगर गुणांक बराबर नहीं है तो एक स्टेप आगे बढ़ जाए। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लेकर सॉल्व करते हैं। जस्ट देखिए यहाँ क्या लिखा है, x प्लस x प्लस 2y बराबर 14। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर यहाँ क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर 10, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि अगर ये गुणांक आपका बराबर नहीं रहता, जैसे यहाँ मान लेते हैं हम 3 रहेगा, यहाँ मान लेते हैं 4 रहेगा, तो देखिए इसका भी गुणांक बराबर नहीं है, x का यहाँ 3 है, x का 4 है, तो बराबर नहीं हुआ। यहाँ y का 2 है, यहाँ y का 1 है, तो बराबर नहीं हुआ। तो क्या करना है, हम सबसे पहले नोट लिखा है कि किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करके उसे कटा देना है। तो जब बराबर यहाँ था तो इस तरीका से सॉल्व किए, अब बराबर नहीं रहेगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग समझिए। सबसे पहले आप लोग सोच लीजिए किसको बराबर करना है, y के मान को या x के मान को। तो जिस चर राशि के मान को बराबर करना है, जिस चर राशि के गुणांक को बराबर करना है, तो गुणांक मतलब समझ रहे हैं ना, जिस संख्या से गुणा किया चर राशि में, तो जिस चर राशि का गुणांक बराबर करना होगा तो उस चर राशि के गुणांक से हम समीकरण में उल्टा गुणा करेंगे। मतलब 1 वाले गुणांक से 2 में और 2 वाले गुणांक से 1 में। कैसे समझ लीजिए, जैसे मान चलिए हमको यहाँ x का गुणांक बराबर करना है, इसमें x का आगे क्या है 4, तो इस 4 से आप दूसरे समीकरण में गुणा कर दीजिए, दूसरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। और यहाँ x का गुणांक क्या है 3, तो इस 3 से दूसरे समीकरण यानी इसमें गुणा कर दीजिए, यानी दोनों से बदल के गुणा करा लीजिए। इस चिन्ह आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको हम समझाने के लिए तीर का चिन्ह बना रहे हैं, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से गुणांक को आपको बराबर कर लेना है। अच्छा मान चलिए अगर आपको y का गुणांक बराबर करना रहता तब, तो यहाँ y में 2 है तो इस 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, और यहाँ y में 1 है तो इस 1 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो अब गुणा करेंगे क्या, इससे इस सभी में या फिर इससे ये सभी में, करके दिखा दे। 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ x है तो x, फिर प्लस है तो प्लस, 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ y है तो y बराबर, फिर 4 से 14 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 के 6 और 4 का 4, एक बाकी 5। फिर ये 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौका 12, और यहाँ x है तो यहाँ x लिख दिया, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, और 3 से y में गुणा करेंगे तो 3y होगा, बराबर है तो बराबर, और 3 से 10 में गुणा करेंगे तो 3 9 30 होगा। अब देखिए आप यहाँ समझिए, यहाँ x का गुणांक अपने आप बराबर दिख रहा है, ई भी 12 तो बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो अब काम क्या है, उसको कटाना है। तो कटाएंगे दूसरे शर्त पर, या तो जोड़ने पर या घटाने पर, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हम लोग जानते हैं कि जब चिन्ह समान होगा तो उसको जोड़ेंगे, तो 12 12 24 हो जाएगा, तो कटेगा नहीं। लेकिन हमको सोच क्या है कि उसको कटा देना है। तो कटाने के क्यों तरीका है कि अगर एगो प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे तो कट जाएगी, तो इसका चिन्ह बदल देंगे। और हम लोग जानते हैं कि बीजगणित के घाटा का नियम है
कि नीचे के चिन्ह बदलता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, चिन्ह बदल गया। ये प्लस में माइनस में घटाएंगे तो कट जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए ये प्लस में और ये प्लस में है तो दोनों चिन्ह समान हो गया, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 3 11, यहाँ वाई है तो वाई। अब बराबर ये प्लस में और ये माइनस में, तो हम क्या करेंगे इसको घटाएंगे। तो यहाँ 6 में से 0 घटेगा तो 6 होगा, यहाँ 5 में से 3 घटेगा तो 2 होगा। ठीक है, तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर 26, इस 11 से गुना है तो बराबर को दूसरे तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो आपको y का मान निकल कर आ गया 26/11। अब इस मान को आप किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, x का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, किसी में रखिएगा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो 2 को पहले लिख लीजिए। 2 क्या है, 4x - y बराबर 10। अब देखिए यहाँ 4x है तो 4x लिख दिए, अब माइनस y, तो y का मान आपको कितना आया है तो 26/11, तो यहाँ लिखिए 26/11, अब बराबर यहाँ 10 है तो लिख दीजिए 10। अब यहाँ 4x, तो इसका मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको आपको एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरे तरफ। तो ये माइनस में उधर उसको भेज देंगे, तो पहले क्या लिखा है 10, अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 26/11, यहाँ नहीं कुछ तो y में 1। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे 4x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 11, 1 से 11 में भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा, 11 से 10 में गुना करेंगे तो 110 होगा। भिन्न जोड़ घटा आप लोग का आता होगा, कर लीजिएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 11 से 11 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 26 में गुना करेंगे तो 26 होगा। अब 4x बराबर, यहाँ नीचे 11 है और ऊपर क्या है जोड़ है तो जोड़ दीजिए, तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और यहाँ 1 है तो 1। अब ये कटने वाला नहीं है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 136 और y 11, और यहाँ देखिए 4 से इधर गुना है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ आगे हो जाएगा गुना, यानी यहाँ तो गुना हुआ लेकिन यहाँ गुना में था तो इधर भाग होगा। अब देखिए 4 से कटने वाला है, काट दीजिए, 4 तिया 12, 1 सट जाएगा इसमें तो 16, तो 4 चौका 16, तो आ गया आपको x बराबर 34 और y 11। तो ये आपका x का आंसर हो गया, ये आपका y का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग दोनों तरीका से सीख गए कि अगर गुणांक बराबर रहेगा पहले से तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर बराबर नहीं रहेगा तो उसको एक स्टेप गुना करके बराबर कर लेंगे और तब सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लोगों से, आप सभी स्टूडेंट से, आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को हमारा समझाने और सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं सर से हम पढ़ें, हर चैप्टर के बारे में समझें और सीखें, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा समझाने और सिखाने का तरीका कैसा लगा। यदि अच्छा लगा है तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान होता है बगल में उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो वो वीडियो आप तक आप रूपी पहुंच जाए। तो चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो क्लास कंटिन्यू नहीं होगा। और एक बात बता दें कि बीच में कुछ दिन क्लास ड्रॉप था, इस वजह से कि रूम थोड़ा चेंज किए हैं, जिस वजह से यहाँ बनाने की कोई सुविधा नहीं था, इस वजह से आप लोग के बीच में क्लास कुछ दिन अब्सेंट रहा। अब फिर आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा, लेकिन आप लोग की सपोर्ट से। यदि आप लोग कमेंट करते रहे, आप लोग पूछते रहे, कोई सवाल हो नहीं बन रहा हो तो आप लोग लिख करके पूछ सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि अगर आपको लिखने की सुविधा नहीं है तो आप बुक का नाम बता दीजिए और एक्सरसाइज बता दीजिए, उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, उस क्वेश्चन नंबर के अंदर कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं
वो चीज़ बता दीजिए। अगर वो बुक मेरे पास अवेलेबल होगा तो उस बुक से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।